वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बाजारों में जो गिरावट हम पिछले कुछ सेशन से देख रहे हैं, आज गहरा गई है और निफ्टी ने 26,000 के आंकड़े को नीचे की तरफ तोड़ दिया है। सो निफ्टी इस समय करीब करीब आई डोंट नो, आई एम सीइंग द राइट 25,900 के आसपास आ चुका है। 25,937 के आसपास 26,000 के आंकड़े को तोड़ के। और अगर हम देखें तो इस समय डे लो पे कामकाज करते हुए सेंसेक्स में करीबन 350 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी ये भी लाल निशान में कामकाज करते हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गिरावट है वो ज्यादा है, यानी कि वहां ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है विज़ द बेंचमार्क्स। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने डेलो के आसपास ही कामकाज करते हुए। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं उसके बीच में। हमारे बाजारों में रेजिलियंस तो दिखाई है, लेकिन अब थोड़ा बहुत दम टूटता दिख रहा है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां पे भी कल तेज गिरावट रही। एशियन मार्केट्स भी आज कमजोरी के साथ ही खुले और इन ग्लोबल टेंशंस के बीच में मार्केट्स में कुछ खास डायरेक्शन नहीं है और खास उत्साह भी नहीं है। और ट्रेड डील की तो बात ये भी सुनने में आ रहा है कि होना थोड़ी मुश्किल है। उसके बाद आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड गैस का दिग्गज कंपनी और वेटेज के हिसाब से निफ्टी का टॉप वेटेज वाला स्टॉक, वहां पे लगातार 3 दिनों से हमको गिरावट देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक संभलने की कोशिश कर रहा है लेकिन संभल नहीं पा रहा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने अब एचडीएफसी बैंक की जगह ले ली है, वहां पे एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सो सिलेक्ट स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत बाइंग है। मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। ऑल सेक्टोरल इंडाइसेस आज लाल निशान में समय कामकाज कर रहे हैं। तेज गिरावट, गिरावट तो नहीं कहूंगी, मुनाफा वसूली हमको मेटल स्पेस में देखने को मिल रही है, पीएसयू बैंक स्पेस में देखने को मिल रही है। क्योंकि वहां एक अच्छा रुझान भी हमने देखा था, तो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हावी है। बाजार की दिशा क्या रह सकती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, मिस्टर समीर दलाल, प्रेसिडेंट नटवरलाल एंड सन स्टॉक ब्रोकर्स, एंड मिस्टर मानस जायसवाल फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं मानस सर के पास जाऊंगी। मानस सर, 26,000 का आंकड़ा निफ्टी पे टूटना कितना कंसर्न हो सकता है, या फिर आपको लगता है अभी भी हम एक रेंज में ही है, दायरा प्रोटेक्टेड है? नमस्कार गीतू जी। तो देखिए, डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली किया है। कल तक ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग है, निफ्टी 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा था। आज तो गिरावट है, आज सीरियस गिरावट है, क्योंकि अब ध्यान दें तो निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। और जी। ये सितंबर से अगर आप देखें तो करीब 4 बार निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया। अगर इस बार 25,900 के नीचे जाएगा, उसकी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो वो निफ्टी के लिए अच्छा तो नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद जब गिरावट बढ़ेगी तो शायद 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 25,600 है, निफ्टी उसकी तरफ जाने की भी कोशिश कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अप्रोच अब थोड़ी कॉशियस रहेगी, क्योंकि देखिए 26,000 एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल था। वो जी। ब्रेक हो गया, इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि अब यहां से आपको शायद 300 से 350 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी ना करें इस गिरावट पे, अब वेट करना पड़ेगा। कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा, निफ्टी वापस 26,000 के ऊपर निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज फिर से तेज कहाँ संभलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आज एक बार फिर डेंट यहाँ पे ज्यादा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आप क्या सलाह देंगे इस समय निवेशकों को? इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, इंडेक्सेस पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, पिछले करीब 2-3 दिन से जब मार्केट गिर रहा था, जब निफ्टी गिर रहा था, मार्केट नहीं गिर रहा था, निफ्टी गिर रहा था, तो मिड कैप स्मॉल कैप में उस तरह की वीकनेस नहीं थी। एडवांस जी। डिक्लाइन रेशियो डिसेंट था। लेकिन हम्म। आज जब गिरावट बढ़ी है तो आप देखें तो जो लार्ज कैप है वो तो क्रैक हुए हुए हैं, साथ में मिड कैप हम्म। स्मॉल कैप क्रैक हुए हैं। हम्म। इंडाइसेस, अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात कर ले तो वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो ओके। इसीलिए मैंने बोला संकेत अच्छे नहीं है आज मार्केट के लिए। मेरे ख्याल हम्म। से मिड कैप से और स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहे कुछ दिन के लिए, हम्म। तो बेहतर रहेगा। हम्म। समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। समीर सर, ये हो क्या रहा है दुनिया में? आई मीन, ट्रम्प की स्ट्रेटेजी आपको समझ आती है? कल उन्होंने दो सेक्टर्स ऐसे उठापटक करी, लाइक डिफेंस एंड हाउसिंग। मतलब समझ ही नहीं आया वो करना क्या चाहते हैं। सो व्हाट इज दैट इज प्लेइंग आउट इन द मार्केट? अंडर करंट तो बिल्कुल ठीक नहीं लगे। So, good morning, Geetu ji. Thank you for having me on the show. Or for Happy New Year's to you and to all your viewers, क्योंकि this is the first time I'm speaking after the year has passed. अभी आपका जो क्वेश्चन था, फर्स्ट डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, वो क्या करना चाहता है। सो उसने क्या कहा कि वी आर गोइंग टू एंश्योर कि डिफेंस कंपनीज इंक्रीज प्रोडक्शन रादर देन डूइंग बायबैक्स, पुट इन हम्म। कैपेसिटीज। क्योंकि अगर आप यूएस बिजनेसेस देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इज डिफेंस प्रोडक्ट्स, राइट।
करेक्ट, तो या अगर वो पुश कर सकता है, दैट ब्रिंग्स इन मोर मनी फॉर द यूएस. सो दैट इज समथिंग व्हाट ही उसका मोटिव एक ही रहा है कि ब्रिंग प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स क्रिएशन टू द यूएस. तो वो बेसिस पे है. उसका दूसरा जो हाउसिंग पे आपने कहा, actually it is required क्योंकि the number of properties that are being bought out by institutions and then being rented out is constantly increasing. वो यूएस में बहुत बड़ा बन चुका है. It's and what he's saying is कि affordability, क्योंकि ये लोग के पास unlimited bank balances है, they are jacking up prices. तो his aim is कि prices थोड़े control में आए real estate में, so the end actual consumer can have something affordable. तो nothing wrong in what he's doing, but he makes too much noise rather than doing action. वो पहले बड़बड़ बहुत ज्यादा करते हैं और फिर एक्शन बाद में आता है जो बहुत डाइल्यूटेड आता है. एंड ग्लोबली क्या चल रहा है इज एक्चुअली अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, क्योंकि मैं शॉक में हूं कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को आप ओवरनाइट काइंड ऑफ किडनैप कर दे एंड ग्लोबली नोबडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट इट. किसी में दम नहीं है कुछ बोलने का कि आप कैसे कर सकते हो. अगर ये कहाँ कोई भी और देश करता, इफ आई एम जस्ट सेइंग, इफ से सऊदी अरेबिया ने जाके कोई भी दूसरे कंट्री में, या फिर इंडोनेशिया ने जाके कोई कंट्री में, या इंडिया ने जाके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को उठा दिया, तो पूरा यूएन हल्ले में बच जाता था. पर यहाँ पे किसी को बोलने की ताकत नहीं है. सो इट्स अ बिट ऑफ अ शॉकिंग थिंग. जब मंडे को मार्केट खुला तो आई कॉल द मार्केट अ बिट ऑफ एन ऑस्ट्रिच मार्केट. आपको मालूम है ऑस्ट्रिच जब भी डेंजर आता है तो अपना सिर जमीन में गाड़ देता है कि डेंजर चला जाएगा. मार्केट्स वैसे ही काइंड ऑफ बिहेव कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट आया और किसी ने मेजर कुछ रिएक्शन नहीं दिया. फाइनली थोड़ी रैशनैलिटी दिख रही है मार्केट में. मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है. ये बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है कि कैसे जाएगा, आगे क्या होगा. ये स्टोरी खत्म नहीं हुई एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर सीइंग सम सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट. ऑफ कोर्स मार्केट के वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव थे लार्ज कैप में. कंसंट्रेशन बहुत था मार्केट में, जहां सिलेक्टिव फ्यू स्टॉक्स वर रनिंग. तो वो थोड़ा कंसंट्रेशन अभी जो था वो सम प्रॉफिट बुकिंग या सम सेलिंग इज कमिंग इनटू दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स. बट मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंस व्यू है मानस जी से. आई एम नॉट डिनाइंग कि हिज पॉइंट इज टेक्निकली थिंग्स मे लुक बैड, बट फंडामेंटली आई वुड लाइक टू से कि अगर मिड कैप्स में जहां इतने शार्प करेक्शंस हुए हैं, आपको अगर वैल्यूएशंस अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, दिस इज नॉट द टाइम टू शाई अवे फ्रॉम बाइंग दीज. क्योंकि बिग मनी इज मेड व्हेन यू बाय जब बेयर मार्केट जैसा या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट स्ट्रीट पे हो. यू कैन ओनली मेक ट्रेडिंग मनी जब आप मार्केट में, जब चल रहा है मार्केट में आप पार्टिसिपेट करके थोड़े 100 पे लेके 120 पे लो. बट व्हेन यू बाय एट 80 एंड यू सेल एट 120, दैट इज व्हेन द रियल रिटर्न्स आर मेड. Right, so I would think this is a time to actually identify stocks, और वो स्टॉक्स में आप फ्रॉम अ 3 year perspective इन्वेस्ट करिए. आई एम नॉट सेइंग टेक्निकल्स आर नॉट बैड, टेक्निकल्स बहुत खराब शायद रह सकते हैं, बट स्टार्ट आइडेंटिफाइंग स्टॉक स्पेसिफिक एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. बिल्कुल सही है. ब्रीफली निफ्टी ने 25,900 का आंकड़ा भी तोड़ दिया था. उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है. 25,922 के आसपास यहाँ पे अब निफ्टी है. लेकिन दो दिग्गज शेयर जो दबाव बनाए हुए हैं उनमें मेटल के स्टॉक शामिल है और रिलायंस इंडस्ट्रीज. मानस सर, रिलायंस के स्टॉक को क्या हो गया है? ऑयल एंड गैस स्पेस से ये स्टॉक और एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओएस में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर हम इंटरनेशनल क्रूड के प्राइस देखें तो वो वहीं के वहीं है, उनमें कुछ उथल पुथल देखने को नहीं मिल रही है. बट दीज स्टॉक्स आर फॉलोइंग. तो देखिए 4-5 दिन पहले ही रिलायंस ने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था, लेकिन वहां पर स्टॉक सस्ते नहीं हो पाए. सेम डे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी. 2 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला तो संकेत थोड़े निगेटिव हो गए थे. अब ऐसा लग रहा है क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो 1440 तक स्टॉक फिसल सकता है. तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए. लॉन्ग साइड पे वेट करेंगे, कुछ क्लियरिटी होगी तो ही रिलायंस पे अब एंट्री करेंगे. अदरवाइज यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड थोड़ा नेगेटिव साइड पे है. और एचपीसीएल, बीपीसीएल? तो देखिए एचपीसीएल, बीपीसीएल ने ऑलरेडी एक बढ़िया मूव दिखा दिया था पिछले दिनों. अब फाइनली एचपीसीएल की बात करें तो ये भी अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है. 462 का एक सपोर्ट था, एचपीसीएल ने उसको ब्रेक किया है. एक सपोर्ट बनता है 450 रुपए के आसपास जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है. अगर उसके नीचे फिसला तो नेक्स्ट टारगेट 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 428 रुपए है.
वो भी हो सकता है। तो आई थिंक इस गिरावट पे एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों में खरीदारी नहीं करनी है, वेट करेंगे जब तक क्लियरिटी ना हो, तब तक इन दोनों स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ऑयल एंड गैस इंडेक्स और मेटल इंडेक्स, वहां पे आज अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है, मुनाफा वसूली। मेटल्स में काफी अच्छा मोमेंटम। समीसा, मेटल्स में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग में क्या करना है? नीचे के स्तरों पे खरीदना है या फिर आपकी कुछ और स्ट्रेटेजी रहेगी मेटल्स को लेकर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेटल्स को 3 सेगमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट इज योर प्रेशियस मेटल्स जो है, वो वहां पे तो रैली इतनी स्टुपेंडस हुई है कि आई एम ऑल्सो लॉस ऑफ वर्ड्स। अगर आप मेरे को सिल्वर के बारे में पूछे, आई थिंक सिल्वर एक बबल टेरिटरी में आ चुका है। आई एम नॉट डिनाइंग, सब लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ से भी डबल होगा, मेरे को भी बहुत न्यूज ऐसे आ रहे हैं। बट टुडे लुक, वी कैन नॉट अज्यूम कि इतने ज्यादा ईवीज बनने शुरू हो गए कि सिल्वर का डिमांड उतना बढ़ गया और प्रोडक्शन उतना कट हो गया है कि भाव यहाँ करेक्ट। से भी डबल हो जाए। सो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ बबल काइंड ऑफ टेरिटरी। यहाँ से व्हाट यू मे सी इज कंसोलिडेशन, आइदर अ ग्राइंड और अ डाउनवर्ड करेक्शन। मेरा व्यू डाउनवर्ड पे है, डाउनवर्ड प्राइस करेक्शन। बट देखिए, जब मार्केट में सेंटिमेंट वन डायरेक्शन जाता हो ना, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि सब लोग पोजीशन वहां पे ही बनाते रहते हैं। सो इट मे टेक अ व्हाइल बिफोर इट फॉल्स, बट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रेशियस मेटल्स टू फॉल। तो वुड आई मेक अ प्ले कि मैं हिंदुस्तान जिंक लूं क्योंकि वो सिल्वर बनाती है? जी नहीं, आई वुड नॉट मेक दैट इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट आई वुड एडवाइज पीपल कि यार थोड़ा करेक्शन हुआ है तो भी कुछ फर्क नहीं है, आप अभी भी प्रॉफिट में रहेंगे। बुक योर प्रॉफिट्स, टेक योर मनी ऑफ द टेबल, बिकॉज डोंट गेट सक्ड इनटू दिस फोमो या मोमेंटम प्ले, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट इज, उनको बोलते हैं ना, ग्रेटेस्ट फूल थियरी। जी। You don't want to be the greatest fool, the last person to buy the stock and hold on to it after you see a correction. करेक्ट। So be a little careful when you're making these investments. फिर दूसरी कमोडिटी बहती है अल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, which is your non-ferrous. वहां पे एल्यूमिनियम और कॉपर में जेन्युइन डिमांड ग्रोथ आ रही है। द सप्लाई साइड्स पे थोड़े से शॉक हो रहे हैं, तो देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कि ये प्राइसेस मेंटेन रह सके एंड कंपनीज हु आर इन दैट स्पेस कैन स्टैंड टू बेनिफिट, स्पेशली अगर आप फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अभी मैं आपको बोलूं, हिंडाल्को, अगर आप कॉपर के बारे में बात करें तो वो सिर्फ कन्वर्टर है, ही इज नॉट अ जी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, उसको सिर्फ टीसीआरसी मार्जिन मिलते हैं। तो इज ही गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम कॉपर प्राइस हाइक? प्रोबेबली नॉट। व्हाट वी नीड टू सी इज कि टीसीआरसी मार्जिन्स कहां पे आए हैं, एंड दैट विल डिटरमिन द कॉपर साइड प्रॉफिटेबिलिटी। एल्यूमिनियम में फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, तो ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ द राइजिंग प्राइस, क्योंकि वो आयरन ओर से लेके ही इज एक्चुअली, अगर उनकी यूएस की नोवेलिस और दूसरी उनकी कौन सी है कंपनी, ही हैज 2 कंपनीज इन द यूएस व्हिच ही हैज, अगर ही सो फ्रॉम आयरन ओर टू द एक्चुअल एंड यूज प्रोडक्ट वो है, तो he stands to benefit from that. So aluminum में Hindalco is one play you can take a pick on कि यहाँ से भी थोड़ा और बढ़ सकता है, but let me also tell you कि इतने रैली के बाद your returns are going to be very muted. So you're taking a call, should आप प्योर मोमेंटम कॉल लीजिए, और रैलीज जब भी आपको प्रॉफिट दिखता है थोड़ा थोड़ा बुक करते जाइए। एंड लास्ट, अगर हम फेरस मेटल्स की बात करें, दैट इज स्टील और आयरन ऑर, तो स्टील में तो हमारी इंडियन कंपनीज रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, तभी भी वी आर नॉट कंपेटिटिव विद चाइनीज कंपनीज जो आयरन और मार्केट से खरीदती है। वी नीड प्रोटेक्शनिज्म, और वही प्रोटेक्शनिज्म पे फिर ये स्टॉक्स चलते हैं। सो आई टेंड टू फील के इफ यू नीड प्रोटेक्शनिज्म, योर इंडस्ट्री इज ऑब्वियसली नॉट डूइंग टू वेल, या फिर यू आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम सम अदर एंगल इनटू योर पर्सनल स्पेस या इनटू व्हाटएवर। I don't expect it to happen from Tata, but the fact remains कि I'm not very bullish on that space, so I would choose to avoid it at this point of time. Sell करना मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो protectionism आई है is there for a year and a half, तो ये कंपनीज कमा लेगी उतने में, but are you going to get real major upside? नहीं। तो मैं commodities पे only play I see from a short term is Hindalco, बाकी पे I'm not seeing a play in this space. मानो सर, ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट है, लेकिन एक स्टॉक जो है वो हरे निशान में खड़ा है, बजाज ऑटो।